हेलो स्टूडेंट्स, अपना नया डाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है डाउट लेक्चर नंबर 5। अब जिन जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है, उसमें से हर्ष क्लास 12 से, वंश क्लास 10 से, कशिका क्लास 12 से और तान्या क्लास 10 आईसीएससी से, इनको कोई डाउट नहीं था। वेल डन। अब जिन जिन बच्चों को डाउट है, चलिए उनके डाउट लेते हैं। सबसे पहले मैंने कामाक्षी का डाउट लिया है क्लास 12 से। डिटर्मिनेंट का एक बहुत शानदार क्वेश्चन भेजा है उन्होंने। अब ये क्वेश्चन का वेटेज तो देखो 4 मार्क्स का ही है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना जरूरी है, काफी सारी आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ एक्सप्रेशन मुझे प्रूफ करके लाना है, वो भी क्या, 0। सबसे पहले इस a प्लस बी प्लस सी को यूज कर लेते हैं। वो किस तरह से, देखो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं क्या लिख सकता हूं उसको, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। नाउ टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉस की फॉर्म में ही है, इसलिए टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स लिख लिया मैंने। तो कॉस ऑफ माइनस सी। अब कॉस के एंगल का माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था। तो कॉस ए प्लस बी क्या आ गया, आपके पास आ गया कॉस सी। मतलब जहां पर कॉस ए प्लस बी लिखा होगा वहां कॉस सी लिख सकते हो, या जहां पर कॉस सी लिखा होगा वहां वापस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी 0 ही लेके आना है, और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप कुछ मत करिए, 0 तो देखो नहीं बनेंगे इसके अंदर। आप इसे ओपन कर लो, एक्सपैंड कर लो। तो मैंने क्या किया, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, वो कैसे, प्लस माइनस और प्लस, जैसे हम सॉल्व करते आए अब तक, ठीक है। तो ठीक है, +1, तो +1 उससे जुड़ा कॉलम और रो चला गया, तो कैसे लेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना आ गया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ठीक, माइनस कॉस सी, तो माइनस का कॉस सी, फिर उससे जुड़ा कॉलम और रो चला गया, क्या बचा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये cos c इंटू 1 इज cos c माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है cos a और cos b। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्लस cos b, तो प्लस cos b, इससे जुड़ा कॉलम और रो चला गया, तो जो बचा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो cos c इंटू cos a, ठीक है, माइनस ऑफ cos b, और क्योंकि 0 प्रूफ करना है तो कुछ कर नहीं सकते आगे, ठीक है। चलिए विच इंप्लाइज का सिंबल लगाते हैं। अब कुछ नहीं करते, पहले सारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस का cos स्क्वायर ए माइनस मल्टीप्लाई करें, देखो cos स्क्वायर सी, फिर माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया cos a cos b और cos c। आगे देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आएगा cos a cos b और cos c, तो ये हो गया माइनस का cos स्क्वायर b, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos a cos b cos c, cos a cos b cos c, दो बार आ गया, तो ट्वाइस करके लिख देता हूँ। तो विच इंप्लाइज का सिंबल डाला, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर सी प्लस 2 cos ए cos b और cos c और माइनस का cos स्क्वायर b, ठीक है। अब जहां जहां cos c लिखा है वहां मैं डालूंगा cos a प्लस b। तो देखो यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है, तो cos a प्लस b डालता हूं उसमें। तो विच इंप्लाइज 1 माइनस का cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर c, तो क्या लिख दिया मैंने, से लिख दिया मैंने cos a प्लस b और का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है इधर, प्लस 2 cos a cos b और cos c, फिर क्या लिख दिया मैंने, cos a प्लस b और माइनस का cos स्क्वायर b, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, cos a प्लस b का फॉर्मूला खोलेगा, ये भी 11th क्लास की एंटिटी है। क्या होता है cos a प्लस b, ये होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b, ठीक है। तो चलिए वही लगाएंगे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस, तो cos a cos b माइनस का sin a और sin b, होल स्क्वायर एज इट इज लगा हुआ है। यहाँ पर भी एंटिटी खोलेंगे, तो प्लस का 2 cos a cos b, अब खोलिए एंटिटी फिर से वही cos a प्लस b की, तो ये है cos a cos b माइनस का sin a और sin b माइनस का cos स्क्वायर b, ठीक है। इसमें कोई हमने खास ऐसा स्टेप नहीं लगाया, तो समझ में आया। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो चलिए 1 माइनस cos स्क्वायर a तो रहेगा ही रहेगा। नाउ तो ये हो गया a स्क्वायर, ध्यान से देखिए पूरे पे स्क्वायर लगा, प्लस अब पूरे पे b स्क्वायर, बहुत आराम से और ध्यान से कीजिएगा। अब माइनस का 2ab, तो ये कितना आएगा, cos a cos b और sin a sin b, तो मैं sin a sin b पहले लिख दिया और cos a cos b बाद में लिख दिया। मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 cos a cos b से cos a cos b को, तो 2 ये हो गया cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस आएगा, तो कितना आएगा, देखिए 2 cos a cos b और sin a sin b, तो ये 2 cos a cos b
साइन ए और साइन का बी, और लास्ट में माइनस का कॉस स्क्वायर बी। और देखो यहाँ ब्रैकेट भी था क्योंकि यहाँ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ब्रैकेट खोल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, चलो ब्रैकेट खोलो, बाहर माइनस लगाया तो सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ध्यान से खोलेगा, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया प्लस का 2 साइन ए साइन बी कॉस ए और कॉस बी, ये एज इट इज लिख दीजिए सारा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस का 2 फिर से वही कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, और माइनस का कॉस स्क्वायर बी। इसमें कोई काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया मैंने, सिंपल सा सिर्फ ब्रैकेट ही खोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो टर्म थोड़ा कैंसिल आउट हो रहा है इधर, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी प्लस का, ऐसे 2 साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस का, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर हो गए कैंसिल आउट, और थोड़ा सा टर्म हो गया इजी। चलिए बचा क्या वो लिखते हैं, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये सब लिख दिया। फिर ये बचा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस का कॉस स्क्वायर बी। अब एक चीज देखो जरा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो क्या बचा, प्लस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बचा। ठीक है, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो चलिए हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस वाला बचा तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, फिर बचा माइनस का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी और माइनस का कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो जरा, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और माइनस का कॉस स्क्वायर बी। चेक कर लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर बी बचा। अब इन दोनों में से निकालिए, प्लस का कॉस स्क्वायर बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अभी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इसमें रिवर्स कर दूं, मतलब इसे लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो जरूर कुछ हो जाएगा। अगर रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए ये माइनस लिख देता हूँ और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, तो कितना आया साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, माइनस लगा दिया और ये रिवर्स कर दिया, तो कॉस स्क्वायर बी। अब रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये लीजिए कैंसिल आउट हो गया, कट के आ गया 0। और हमें क्या प्रूव करना था, ये जो पूरा डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है, क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको बहुत अच्छे से डिटरमिनेंट आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। सात्विक ने क्लास 10 से 2 डाउट भेजे, चलिए वही लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वाला है, तो सबसे पहले 3 स्टेप क्या होंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x, फिर लेट द डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ये 3 स्टेप तो आएंगे। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाला और लिखा द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब y इज इक्वल टू इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इज 4 मोर देन 4 ज्यादा किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो देखिए पहली क्वेश्चन मेरी तैयार है, फिर से समझ लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है मेरा x, तो ये हो गया 2x। चलिए दूसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 6, तो ठीक है, तो चलिए न्यू न्यूमरेटर लिख दीजिए कितना x माइनस 6 और न्यू डिनोमिनेटर भी लिख दीजिए वो भी कितना y माइनस 6। वो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 6 डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कंडीशन है देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए, देन द डिनोमिनेटर विल बिकम क्या 12 टाइम्स किसका, न्यूमरेटर का। फिर समझ लीजिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 6 घटा दिया जाए, 6 डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। अब है फाइंड द फ्रैक्शन, तो चलिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं सही से। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72।
अब यहाँ से देखो y का वैल्यू आ सकता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो डालिए इसके अंदर, तो 2x + 4 डाल दीजिए y की जगह, लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया 2x + 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 12x माइनस का 72। चलिए सॉल्व कर लो पहले आगे ना, तो 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 12x माइनस का 72, ये प्लस का 2x उधर ले आइए और माइनस का 72 इधर ले आइए, तो प्लस का 72 माइनस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस का 2x, कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 10x, और 70/10 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x + 4, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू x, x इज 7, तो 7 और प्लस 4, तो 7 टू द 14 + 4, तो y का कितना वैल्यू हो गया, y हो गया 18। तो फाइनल आंसर क्या आपने निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर, फ्रैक्शन तो हमने पहले लिखा हुआ है x/y होता है फ्रैक्शन, तो कितना है x अपने पास, x है 7 और y है 18, तो फाइनल आंसर इज 7/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम ऑन एजेस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जब भी हम प्रॉब्लम ऑन एजेस करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि किन दो लोगों की बात चल रही है और उनकी एज को लेट करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, इफ ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू द फादर एज द सम इज 70, मतलब सन और फादर की बात चल रही है। तो सबसे पहले क्या लिखे कि लेट एज ऑफ सन कितना लिखेंगे x ईयर्स, ऐसे लेट एज ऑफ फादर ये कितना हो गया y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के फिर से पढ़ते हैं लाइन, जो क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस द सन एज, अगर सन की एज का दुगना, क्या कह रहा है, इज एडेड टू द फादर एज, इज एडेड टू द फादर एज, अगर ट्वाइस द सन एज ऐड कर दी जाए फादर की एज में तो सम कितना हो जाएगा, द सम इज 70। बन गई पहली क्वेश्चन। देखिए अगली पार्ट में, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस द फादर एज, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हैं फिर, इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर कितना है भाई, तो ट्वाइस द फादर एज कितना हो गया 2y हो गया, इज एडेड टू सन एज, इज एडेड टू सन एज, अब सन की एज कितनी है x, तो 2y + x एंड द सम इज 95, तो सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 95, और इसको क्या मान लें इक्वेशन 2। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर x और y का वैल्यू आ जाएगा, x आपके सन की हो जाएगी, y आपके फादर की हो जाएगी। चलिए आगे आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट हमें क्लास 11 से इशिता ने भेजा है। अब वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने के लिए पहले इंटरवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ध्यान से समझिए टॉपिक। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल, लेकिन दोनों को दिखाने के तरीके देखो किस तरह के। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो देखो या तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर इसे ऐसे दिखाया जाता है। ये दोनों ही तरीके ओपन इंटरवल्स को दिखाने के हैं, ठीक है। जबकि क्लोज इंटरवल कैसे दिखाते हैं, इस तरह से क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक। ये दोनों तरीके हैं ओपन इंटरवल के दिखाने के और ये तरीका है क्लोज इंटरवल को दिखाने का। अब इसका मतलब और समझ लीजिए, मान लीजिए ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है 4,6, तो 4,6 का मतलब है ओपन इंटरवल में कि ना तो 4 यूज हो सकता है ना ही 6 यूज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच की वैल्यू यूज हो सकती है। ऐसे देखो यहां मैंने क्या लिखा, -1 और 5। अब क्योंकि ओपन इंटरवल है तो -1 और 5 यूज नहीं हो सकते, इनकी बीच की वैल्यू यूज हो सकती है। तो चलो देखो, अब 4 और 6 के बीच में 4 और 6 को ना यूज करते हुए बीच की वैल्यू कौन सी है, 5 है सिर्फ। ऐसे देखो -1 और 5 को ना यूज करते हुए इनकी बीच की वैल्यू कौन सी है, तो बीच की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब तो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो दो टर्म्स दिए जाते हैं उनको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी बीच की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब चलिए क्लोज इंटरवल की तरफ पढ़ते हैं। तो मान लीजिए क्लोज इंटरवल में लिखा है 4,6, तो क्लोज इंटरवल में क्या मतलब होता है, दोनों इंटरवल भी लेने पड़ेंगे और बीच की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो देखो आंसर कितना आ गया, 4, 5 और 6। अब मान लो अगर इसी तरह से लिखा होता क्लोज इंटरवल में -1 और 5 क्लोज इंटरवल में, तो देखो क्या लिखेंगे, -1 भी लिखेंगे, बीच की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भी लिखेंगे। तो इतना ही अंतर है सर। तो हमेशा याद रखना जब भी यहाँ इक्वल टू लगाओ तो ये हमेशा होता है क्लोज इंटरवल, और अगर इक्वल टू ना हो, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन हो, तो होता है ओपन इंटरवल। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर नहीं है आपके पास इक्वल टू, तो ये तो हो गया ओपन ब्रैकेट। अब ये वाला ब्रैकेट बनाओ या ये वाला ब्रैकेट, आपकी चॉइस है। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 4, कॉमा, लेकिन देखो इस 6 के पास क्या लग रहा है, इक्वल टू लग रहा है, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह का इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ दोनों में ही आपके पास इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू ना होने का मतलब ये क्या है, ये है ओपन इंटरवल। और पहले तो ओपन इंटरवल डालो दोनों तरफ। अब एक जगह लिख दो -12 और एक जगह लिख दो -10 और कॉमा बीच में लगा दीजिएगा, बस रिप्रेजेंटेशन हो गया। इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इन दोनों में से आप कोई सा बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको भी आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लग रहा है इक्वल टू, तो आपने क्लोज ब्रैकेट बनाया 0 और कॉमा। अब 7 के पास तो कोई नहीं है इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और ओपन ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो दोनों साइड ही आपको इक्वल टू लग रहा है, तो दोनों साइड ही आपको क्लोज ब्रैकेट बनाने, एक साइड 3 कॉमा लगाकर एक साइड 4, तो ये लीजिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और आपको चेंज करना था इंटरवल फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो बिल्कुल रिवर्स है। अब आपको देखो इंटरवल फॉर्म दिया है, आपको इसको चेंज करना है सेट बिल्डर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही ओपन ब्रैकेट, दोनों ही क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो जिस साइड है ओपन ब्रैकेट वहां इक्वल टू नहीं लगेगा, और जिस साइड है क्लोज ब्रैकेट वहां लगेगा इक्वल टू। तो देखो कैसे लिखेंगे कि x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, क्योंकि दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इक्वल टू नहीं लगेगा। देखो दोनों साइड यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग रहे हैं, तो x बड़ा है और बराबर है 6 के, छोटा है और बराबर है 12 के। अगला देखो यहाँ पर लग रहा है ओपन, यहाँ लग रहा है क्लोज, तो कैसे लिखेंगे x बड़ा है 6 से, लेकिन ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा, लेकिन छोटा है और बराबर है 12 के, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो लग गया इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन, और देखो इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा किसके, -23 के, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू आ गया। अब 5 के पास तो कोई भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो सिंपल 5 रह जाएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर आपको इंटरवल फॉर्म दिया, आपको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दोनों डाउट क्लियर हुए। चलिए जो नेक्स्ट डाउट है वो शुभम का है, साइंस से। उन्होंने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है उसे एक बार फिर से बताने के लिए बोला है। तो चलिए सीरीज का स्टार्ट करते हैं। सीरीज के लिए पहले सीरीज का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए सीरीज में। अब कैसे पहचानते हैं कि सीरीज में लग रहे रेजिस्टेंस, वो चेक कर लेते हैं। 2-3 चीजें और बताऊंगा। इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। ये मेरी बैटरी, तो प्लस और माइनस, जहां पर लंबी डंडी होती है वहां प्लस और जहां छोटी डंडी वहां माइनस। ये मेरा स्विच। अब इस स्विच को मैं बंद कर देता हूं। बंद करने का मतलब यहाँ ऑफ करना नहीं है, ऑन करना होता है, ठीक है। और ये है बल्ब। अब बल्ब को यहाँ पर, अब बल्ब को तो इंग्लिश लैंग्वेज में बल्ब बोलते हैं, वरना इसका टेक्निकल वर्ड है लोड। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सब लोड बोले जाते हैं, ठीक है। ये सीरीज का सर्किट डायग्राम है, ये कैसे पता चला, चलो देखो। यहां से करंट लेके चलते हैं, ठीक है। और जो करंट आप देखो जहां आया R1 में, वही करंट चला गया R2 में, और वही करंट चला गया R3 में। अगर आपका करंट हर रजिस्टर में सेम गया, देखो जो R1 में गया वही R2 में गया, वही R3 में गया, सेम गया बिल्कुल, तो ये शो करता है कि आपका जो सर्किट डायग्राम है उसमें सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक बात और कंफर्म, अगर तीनों रजिस्टर में I सेम है, मतलब करंट सेम है, तो पक्की बात एक चीज डिफर होगी। कौन सी चीज, वोल्टेज। तो R1 में वोल्टेज हो गया V1, R2 में हो गया V2 और R3 में हो गया V3। देखो 3 चीज का रिलेशन है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको दे दिया, करंट सेम है, तो पक्की बात क्या डिफर करेगा, वोल्टेज, ठीक है। अब डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन उस चीज से स्टार्ट होता है जो चीज हमारी डिवाइड करती है। क्या डिवाइड कर रही है, वोल्टेज डिवाइड करे, तो आपने क्या लिखा, तो टोटल वोल्टेज। अब इसको V लिख दो, VS लिख दो, वोल्टेज इन सीरीज, VEQ लिख दो, इक्विवेलेंट वोल्टेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 प्लस वोल्टेज 3। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या फॉर्मूला होता है हमारे ओम्स लॉ का, वो होता है V इज इक्वल टू IR, तो वही लगाएंगे। तो यहाँ हो गया IR। V1 के लिए क्या होगा, I तो देखो सभी में सेम है, और R कितना है, R1, तो कितना हो गया IR1। ऐसे देखो V2 की बात करें तो V2 वाले केस में भी I तो सेम ही है, R कितना है R2, तो IR2। ऐसे V3 में I तो सेम ही है R3 में भी, लेकिन R3 डिफरेंट है, तो IR3। अब IR इज इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। I से I चला गया, तो REQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये डेरिवेशन में ये बताता है कि अगर हमें कोई सर्किट डायग्राम सॉल्व करने के लिए आए और हमें पता चले कि हमारे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं,
सीरीज कैसे पता चलता है, करंट डिवाइड ही नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ दीजिए, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब चलते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। तो चलिए पैरेलल सर्किट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आता है। ये मैंने पैरेलल सर्किट बना दिए। अब ये पैरेलल ही है, इसको भी बताऊंगा कैसे। ये लीजिए, ये प्लस माइनस R1, R2 और R3, स्विच को मैंने प्रेस कर दिया, मतलब ऑन कर दिया। अब ये बल्ब, जिसको आप लोड बोलते हो, ये जलना शुरू हो जाएगा। पीछे वाले सीरीज में भी क्योंकि मैंने स्विच बंद कर दिया था तो जलना शुरू हो गया होगा, वहां पर भी आप ऐसे बना सकते हो। तो चलो चेक करते हैं ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। तो आई लेकर चलते हैं। देखो यहां से आई चला, अब थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, मतलब देखो आई आपका बढ़ गया। तो जब भी करंट आपका डिवाइड हो जाए आपके सर्किट डायग्राम में, तो समझ जाना जो सर्किट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, फिर देखो आई यहां से बिल्कुल सीधे जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। तो यहां मान लिया I1 गया, यहाँ I2 गया और यहाँ I3 गया। भाई R1 में I1 मान लिया, R2 में I2 मान लिया, R3 में I3 मान लिया। तो अब चीज देखो, अगर करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया तो क्या चीज सेम हो जाएगी, तो पक्की बात यहाँ वोल्टेज सेम हो जाएगा। जब करंट सेम रहता है तो वोल्टेज डिफर करता है, और जहां पर वोल्टेज सेम रहता है वहां करंट डिफर करता है। ठीक है, और हमारी डेरिवेशन कहां से स्टार्ट होती है, जो चीज डिफर करती है। आई डिफर कर रहा है तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। फॉर्मूला वही ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I क्या हो गया, यहाँ से I हो गया V अपॉन R। तो चलो डालो यहाँ पर, तो V अपॉन R इज इक्वल टू, क्योंकि V तो सेम है, और R में क्या लिखूंगा R1, I1 के लिए R1, ऐसे I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। V कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। V से V चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और यहाँ R में क्या लिख दें, REQ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। तो इससे क्या पता चला डेरिवेशन से, कि अगर हमारे सर्किट डायग्राम में हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लग रहे हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले सारे रेजिस्टेंस को 1 अपॉन करना पड़ेगा और तब उन्हें सॉल्व करना है, मतलब तब उसे को एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली जोड़ते हैं सीरीज में और रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं पैरेलल में। तो यहाँ फिनिश हुई सीरीज और पैरेलल की हमारी डेरिवेशन।